हेलो बच्चों, आज मैं आपको डीओई के प्रैक्टिस पेपर का लास्ट पार्ट कराने वाली हूँ जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का है। हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कर लिए, 2 मार्क्स के भी कर लिए, 3 मार्क्स के भी कर लिए। अब आते हैं लास्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 ही क्वेश्चन है, 34, 35 और 36। इंटरनल चॉइस हमको एक में मिलेगी जो कि यहीं पर ही मिली हुई है 34 में ही हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, a statue which is x meter tall stand on the top of 100-meter long pedestal on a ground. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the statue. X मीटर ऊंची एक मूर्ति भूमि से 100 मीटर ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और चबूतरे के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मूर्ति की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद आकृति बनाएंगे और फिर शुरू करेंगे। आपसे कह रहा है यहाँ पर एक स्टैचू है, ठीक है, वो x मीटर टॉल है। उस स्टैचू की आपको ना हाइट नहीं दे रखी है मूर्ति की, वो ही आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो कहाँ पर है? एक पेडिस्टल है, एक चबूतरा है, उसके ऊपर है वो स्टैचू। ठीक है, चबूतरे की आपको ऊंचाई दे रखी है, पेडिस्टल की हाइट आपको दे रखी है 100 मीटर है ग्राउंड से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, अगर आप उस स्टैचू के टॉप से देखो ग्राउंड पे तो 60 डिग्री का बनना है, और अगर पेडिस्टल के टॉप से मतलब चबूतरे के टॉप से देखो, ठीक है, तो कितना बनना है? 45 डिग्री का बनना है। अब आपको उस स्टैचू की, उस मूर्ति की जो है वो क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। ठीक है ना, फिगर बनाती हूँ, उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगी। सबसे पहली बात तो वो चबूतरा ही बना लेते हैं, तो यहां पर बना देते हैं। तो ये रहा वो चबूतरा, इतना मान लेती हूँ मैं। ठीक है, ये आपको 100 मीटर दे रखा है पेडेस्टल, इसके ऊपर वो कहीं मूर्ति खड़ी हुई है, खड़ी कर देते हैं यहाँ पर। ये आपको x मीटर दे रखी है, यहां से है मूर्ति। ठीक है, अभी नाम दूंगी ना तब आपको पता चल जाएगा। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि जो ये मूर्ति का जो टॉप है, ये इससे एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर बन रहा है। ग्राउंड से वो कोई जना है जो इस मूर्ति के टॉप को देख रहा है। ठीक है ना, ग्राउंड से है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है पूरा। ठीक है, और एक और चीज आपको दे रखी है, वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यहां से। तो अगर आप यहीं से इसी ग्राउंड से ही देखोगे तो ये आपके पास जो बनना है ना, ये 45 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दोनों चीज आपको पता चल गई। चलिए इसको नाम दे देती हूँ मैं यहाँ पर, ए बी सी और डी। तो फाइनली आपको फाइंड क्या करना है इसके अंदर? फाइंड आपको करना है एडी, ये आपको निकालना है। क्यों? क्योंकि यही तो आपके पास मूर्ति है, स्टैचू एक्स मीटर टॉल जो है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम करते क्या है यहाँ पर, एक्स तो है ही, तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। तो एडी इज इक्वल टू एक्स मीटर है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं। तो AD इज द हाइट ऑफ स्टैचू। ठीक है ना, मूर्ति की ऊंचाई क्या है हमारे पास? AD है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स मीटर, यही मुझको फाइंड करना है। ठीक है, और DB ये आपके पास क्या है? हाइट ऑफ पेडिस्टल, चबूतरे की तो ऊंचाई है ये, और ये आपके पास कितनी दे रखी है? 100 मीटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से त्रिभुज की? इस छोटे वाले की, DBC की। तो देखो आपको ये दे रखा है 100 और ये दे रखा है 45, तो मैं पता है क्या यहाँ पर tan थीटा लगा देती हूँ, जो कि मुझे पता है वो P अपॉन में B होता है। होता नहीं होता? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको आप मत भूलना कभी भी जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो P अपॉन में B होता है। अब tan थीटा, तो tan 45 थीटा की जगह, P की जगह 45 के सामने वाला, एक बार चलो DB रख देती हूँ। ठीक है, और B की जगह BC, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन में BC। तो tan 45 तो 1 होता है ना, तो ये 100 अपॉन में BC, तो यहां से आपके पास BC निकल के आ गया, कितना आ गया? 100 मीटर। चलिए ये आपको मिल गया।
ठीक है। अब आप क्या करो, ये बड़े वाला त्रिभुज लो, कौन सा, ABC, उसमें आप 1060 लगाओगे क्योंकि उसमें 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना था, उन्नयन कोण, है ना। तो यहां पर लेते हैं, तो पहले तो वही लिख देती हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में B। अब थीटा की जगह यहाँ पर इस बार 60 रखती हूँ और P की जगह यहाँ क्या रखने वाली हूँ मैं, AB पूरा। अब BC तो बेस सेम ही है दोनों का, ग्राउंड। 1060 होता है मेरे पास √3, ये मैंने 100 निकाला है। अब आप देखो एक बारी फिगर में कि जो ये आपका AB है दो पार्ट्स में बटा है, एक AD और एक DB, बटा है ना दो पार्ट्स में, तो दोनों लिख देते हैं। ठीक है। अब इस 100 को इधर ले आई, AD तो खैर नहीं पता, x है क्योंकि स्टैचू की हाइट ही वही है, DB पता है 100 है, तो 100 √3 इस 100 को भी इधर ही ले आई इज इक्वल टू x। 100 यहां से कॉमन ले लिया तो √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू x, तो लो आपका x आ गया। हाइट ऑफ स्टैचू इज इक्वल टू x, ठीक है, इज इक्वल टू 100 √3 माइनस का 1। आप चाहो ना यहाँ पर √3 की वैल्यू भी रख सकते हो, 1.732 रख के भी आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ जाओगे तो भी सही है। आगे हाँ मीटर जरूर लगा देना, कहीं आप भूल जाओ लगाना, यूनिट के नंबर कटते हैं। ठीक है, यहाँ भी छोड़ाओगे तो ठीक है आपका इस पे, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दोगे, आप पे टाइम है तो बिल्कुल वैल्यू पुट करके इसको आगे भी सॉल्व करिए आना। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो हाइट ऑफ द स्टैचू तो मुझे मिल गई है। अब और वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। आपसे कह रहा है यहाँ पर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर समान ऊंचाई वाले दो खंभे आमने सामने स्थित हैं। सड़क के बीच स्थित एक बिंदु से दो खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई एवं बिंदु के खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो फिगर आपको यहाँ दे रखी है, इसमें आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे कह रहा है आपके पास यहाँ दो पोल्स हैं, आपको दिख रहे हैं AD और BC, दोनों की हाइट आपको ये अच्छी दे रखी है। ठीक है, दोनों खड़े हुए हैं और आइदर साइड मतलब अपोजिट साइड्स पे ये खड़े हुए हैं और इनके बीच की दूरी आपको ये पूरी 100 दे रखी है। इनसे इनके टॉप से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने हैं दोनों के टॉप पे। ठीक है, एक 30 और एक 60 डिग्री। सबसे पहली बात आपसे वो यहाँ पर कह रहा है कि हाइट ऑफ द पोल आपको निकालनी है। हाइट ऑफ द पोल मतलब अगर आप एक की निकाल दोगे तो दोनों की तो सेम ही है ना, तो दूसरे की भी निकल जाएगी। ठीक है, साथ के साथ आपको पता है ये भी बताना है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से ये दूरी, मतलब अगर मैं इसको C ले लूं तो ये AC और CB ये कितना है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो जो ये सेम क्वेश्चन है आपके पास NCERT का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो मैंने NCERT से ये पूरा चैप्टर आपको करवा रखा है। चैप्टर नंबर 9 जो है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा रखा है NCERT से। ठीक है, तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन ही आपके पास है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर आपको हाइट ऑफ द पोल निकालनी है और आपको ये AC और CB निकालना है। ठीक है ना, वैसे तो वही tan थीटा लग के ही निकालेंगे, हम इसको x मान लेंगे और इसको y मान के निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। अब जो इसका सॉल्यूशन है वो सेम आपके पास यहाँ NCERT में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, जिन बच्चों ने वो चैप्टर रिवाइज किया तो उनको तो पता होगा ये क्वेश्चन नंबर 10 है। जिन्होंने अभी नहीं किया तो वो क्वेश्चन नंबर 10 वहां से रिवाइज कर लीजिएगा और फिर यहाँ आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि NCERT के कितने क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं ये क्वेश्चन फिलहाल आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP 18, 15, 25 एंड सो ऑन अप टू -48 एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म। AP आपको दे रखी है कि पदों की संख्या एवं सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो आपको ना यहाँ पर एक AP दे रखी है पर आपको ये नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितने पद है, मतलब n आपको निकालना है, ये तो आपको देख के पता चल रहा है। जब भी कहे ना नंबर ऑफ टर्म कितनी है, माइंड में फटाफट से आना चाहिए कि हमको n निकालना है। ठीक है ना, साथ साथ
जब n निकल जाए तो उन सारी टर्म्स का सम भी निकालना है, मतलब कि योग निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी लिख लेते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं हम अपना 35। तो एपी मुझको यहाँ पर दे रखी है 18, 15, 12 डैश 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 माइनस का 48। ठीक है, तो ए कितनी होगा, 18 होगा। डी A2 माइनस A1 होता है ना, तो मतलब 15 माइनस 18 तो माइनस का 3 है। an लास्ट टर्म होती है, वो मुझे दे रखी है माइनस का 48। सबसे पहली बात तो an लगा के मैं नंबर ऑफ टर्म निकाल लेती हूँ, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d। an माइनस का 48 दे ही रखा है, a मेरे को पता है 18 है, n नहीं पता तो छोड़ दो यहाँ पर, d आपको माइनस 3 पता है। ठीक है, तो माइनस का 48 है इज इक्वल्स टू 18, माइनस 3 को n से इंटू करूंगी तो माइनस 3n, माइनस 3 को माइनस 1 से करूंगी तो प्लस का 3। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 48, ठीक है ना, इसको यहां पर ले आई और ये यही छोड़ दिया। आप चाहो तो 18 भी ला सकते हो, मैं एक एक करके लेके आ रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, थोड़ी सी कहीं पर भी मिस्टेक ना हो जाए इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 69 और ये हो गया माइनस का 3n। माइनस से माइनस तो कट हो गया, तो n कितना आ गया आपके पास 69 अपॉन में 3, n आ गया आपके पास यहाँ पर 23। चलो नंबर ऑफ टर्म्स तो मेरी निकल गई, कितने पद है मेरे पास उसके अंदर 23। एक चीज और ये जरूर लिख के आना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकली 23, यही मत छोड़ देना, आधा नंबर यहाँ कट जाता है कई बार। ठीक है, अब इनका सबका सम निकालना है, तो चलिए सम का फॉर्मूला लगा देते हैं अब यहाँ पर। तो देखो SN के दो फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों लिखती हूँ पहले। एक तो ये होता है और कोई सा याद है आपको, एक ये भी तो होता है। तो ये तो तब लगता है ना जब लास्ट टर्म दे रखी हो, तो लास्ट टर्म तो यहाँ दे रखी है, दे रखी है ना, तो इसका मतलब मैं ये वाला लगा सकती हूँ। चलिए तो फिर यही वाला लगा देते हैं। ठीक है, आप ये वाला भी लगा सकते हो, करके देखिएगा आंसर सेम आने वाला है। तो रटना कुछ भी मत, आप हर चीज आप समझ के करना। तो S23 आएगा क्योंकि n मेरा 23 निकला था, 23 अपॉन में 2। ए था 18 और L दे रखा है माइनस का 48। तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 48, तो ये कितना आ गया माइनस का 30 आ गया। ये तो इसको इससे कट किया तो 15 आ गया। यहाँ पर S23 साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस का 345 आपका यहाँ आंसर आ गया। आप इससे करके देखिएगा तो माइनस का 345 ही आना चाहिए आपका। हाँ थोड़ा सा लेंदी मेथड है ये, जब आपको लास्ट टर्म दी हो ना तो आप इसी को ही लगाना ताकि जल्दी से हो जाए। ठीक है, और वैसे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी कर लेंगे तो 5 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाएंगे हम। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद हमारा ये प्रैक्टिस पेपर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, देखो कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 इफ द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस गिवन बिलो इज इतना। दिए गए 50 प्रेक्षणों का मध्य 38.2, तो अज्ञात बारंबारता F1 एवं F2 ज्ञात कीजिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको एक क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लेकिन ये दो आपकी मिसिंग है, वो आपको निकालनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, कैसे निकालने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्लास इंटरवल एक बार दोबारा बना लेते हैं। टेबल तो एक हमें खुद से बनानी पड़ेगी ना, तो वही टेबल मैं यहाँ पर दोबारा बना रही हूँ। ठीक है, चलो F5 मेरे को दे रखी है 4 4 F1 10 F2 8 और 5। X मिड वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी FI XI के लिए, क्योंकि मीन है तो डायरेक्ट मेथड से निकाल देते हैं, कोई मेथड नहीं लिखा तो हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। एज्यूम मीन से तो बहुत बड़ा हो जाएगा है ना। तो 5 15 25 35 45 55 और 65। आप सोच रहे इतनी जल्दी जल्दी कैसे निकाल दी मैंने, कैसे था, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2 ना, तो 10/2 5 आ गया, तो पहला 5 लिख दिया। उसके बाद एक शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था वर्कशीट में, वो क्या था, अगर इनके बीच के गैप्स इक्वल हो तो जल्दी जल्दी ना जितने गैप्स है 10 10 का गैप है ना, तो इसमें 10 10 प्लस करके लिख दो। सारे ऐसे मत करना अपर प्लस लोअर, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बस फटाफट फिर तो प्लस कर करके लिख देना। चलिए FI XI निकाल लें,
तो 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। 4 15 जा 60, 25 F1 ही आएगा क्योंकि F1 के साथ 25 तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये 350 आ गया, ये 450 F2 आ गया। 55 को 8 से करोगे तो 440 आ जाएगा और 65 को 5 से करोगे तो 325 आ जाएगा। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। ये टोटल मुझे दे रखा है, वैसे तो 50 दे रखा है, लेकिन अगर मैं वैसे इसका टोटल करूं तो F1 और F2 को हटा के करूंगी तो 31 प्लस F1 प्लस F2 आएगा यहाँ पर। ऐसे इन सब में एक ये हटा दो और ये की हटा दो, बाकी सबको प्लस कर दो, तो 1195 प्लस 25 F1 प्लस 450 F2 आएगा। ठीक है, सॉरी 450 लिख दिया है मैंने, ओ गलती से लिख दिया है, यहाँ पर तो 45 है, बहुत चेंज आ जाएगा अगर हम इसको 450 से करेंगे तो। चलिए 45 कर देते हैं इसको, 45 F2। ठीक है, चलिए देखो एक चीज पहले आपको यहाँ पता है कि जो ये 31 प्लस F1 प्लस F2 है ये 50 के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई ये 50 के इक्वल? क्योंकि आपको ये फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है ना, 50 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, तो ये तो 50 के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने पता है क्या किया, यहां से ना F1 प्लस F2 निकाला, 50 माइनस 31। ठीक है, तो F1 प्लस F2 मेरे पास यहाँ आ गया 19। यहां से मैंने F1 की वैल्यू निकाल ली है 19 माइनस F2। ये भी मैं आगे यूज करने वाली हूँ इसको, तो एक बॉक्स बना के छोड़ देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये आगे कहाँ लगानी है, एकदम से मिल जाएगी फिर। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाते हैं मीन का फॉर्मूला। मीन होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, यही होता है ना, जितना भी एफ आई एक्स आई है उन सबका योग अपॉन में जितना भी एफ आई है उसका योग। मीन मेरे को देखो यहाँ पर दे रखा है, माध्य दे रखा है 38.2 दे रखा है, और इन सबका 50 दे रखा है योग, और इनका कितना है ये मैंने निकाला है 1195 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2। पुट कर दूं सिर्फ वैल्यूज, और कुछ नहीं करनी। ठीक है, यहां पर मैंने 50 रख दिया, इसको उधर ले जाती हूँ। ठीक है ना, और इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ती हूँ, अगले स्टेप में कॉमन लूंगी। यहां से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 कर दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। मल्टीप्लाई नहीं करने वाली हूं मैं अभी, क्योंकि मैं यहाँ से 5 को कॉमन लेने वाली हूँ। कॉमन लूंगी तो ये 239 आएगा, यहाँ पर 5F1 आएगा और यहाँ पर 9F2 आएगा। ठीक है, अब इस 5 को मैं इधर ले आती हूँ, तो ये आ गया 239 प्लस 5F1 प्लस 9F2। ठीक है, देखो बिना मल्टीप्लाई करे ना ये कट हो गया, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट होता है ना, तो आपको तो यहाँ पर टाइम बचाना है, ये प्लस का इधर आके ये माइनस का हो गया। तो बोर्ड एग्जाम में जितना टाइम आप बचा सकते हो उतना अच्छा है, बाद में रिवीजन करने के लिए टाइम बचेगा। तो ये आया आपके पास 143 इज इक्वल टू 5F1 प्लस 9F2। ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता बस। अब F1 जो हमने ये लिया था ना 19 माइनस F2, ये हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो 19 माइनस F2 मैंने पुट कर दिया। ठीक है ना, प्लस 9F2 ऐसी है। 143 इज इक्वल टू 5 से इसको इंटू किया तो 95 आया, और 5 को F2 से किया तो 5F2 आया। ये 95 में इधर ले आई, प्लस का था तो माइनस का हो गया। 5F2 में से 9F2 गया तो 4F2 बचा। ठीक है, 143 में से 95 को माइनस किया तो 48 बचा, ये 4 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया। F2 मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया। चलो F2 मिल गया, रह गया मेरा F1। तो F1 है क्या, इसको इक्वेशन 1 ले ले, 19 माइनस F2 ही तो है, और कहाँ यूज किया है भाई हमने, ये तो लिखना पड़ता है फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, कहां से आया ये बताना तो पड़ेगा। चलिए F2 मिल गया ना, अब यहां कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 समीकरण 1 हमारे पास थी F1 इज इक्वल टू 19 माइनस F2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 19 में से इसको माइनस करोगे तो 7, आंसर आ गया। F1 आया 7 और F2 कितना आया आपके पास, 12 आया। ठीक है, तो यही दो निकालना था, दोनों की वैल्यूज आ गई। F1 और F2 दो बारंबारता निकालनी थी, दोनों निकाल दी। ठीक है ना, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हमारा ये प्रैक्टिस पेपर भी कंप्लीट होता है 1, पूरा प्रैक्टिस पेपर हमने एक कर लिया है।
ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।